नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्राइन चैनल में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है वेरिकोसेल्स के बारे में। इसके ऊपर थ्योरेटिकल पार्ट जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, उसका वीडियो चैनल पे मैं अपलोड कर चुका हूं। आपको अगर थ्योरेटिकल नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप चैनल विजिट करके वो वीडियो जो है वो देख सकते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं कि जो एक कंसेप्ट क्लियर रहने वाला है वेरिकोसेल्स के बारे में। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे आपके सपोर्ट की काफी जरूरत है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करने में काफी मदद कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। वेरिकोसेल्स पे आने के पहले पहले कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं कि ये एक अंडकोश यानी कि पुरुषों के जो टेस्टिस रहते हैं उससे रिलेटेड एक तकलीफ है। तो पहले बेसिक चीजें कुछ जो है वो क्लियर कर लेते हैं कि स्क्रोटम, टेस्टिकल्स और एपिडिडाइमिस जो है वो इसे क्या कहा जाता है और इसका क्या मतलब होता है। स्क्रोटम एक थैली होती है जिसे सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है, जो कि पेनिस के नीचे रहता है। लिंग के नीचे जो थैली जैसा स्ट्रक्चर दिखता है उसे स्क्रोटम कहा जाता है। सैक लाइक स्ट्रक्चर रहता है। इसके अंदर टेस्टिकल्स जो है वो स्टोर रहते हैं और स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू जो ब्लड वेजल्स, नर्व्स जो है वो इसके अंदर सप्लाई रहती हैं। साथ ही स्क्रोटम का जो है वो एक क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो एक नेचर जो है इसका रहता है, ताकि जैसे मैंने पहले बताया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया था मैंने कि जो स्पर्म डेवलपमेंट होता है उसे स्पर्म डेवलपमेंट होने के लिए जो टेम्परेचर रखता है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री कम लगता है। तो ये जो टेम्परेचर मेंटेन करने का जो काम करना जो रहता है ये स्क्रोटम करता है, इसलिए इसे क्लाइमेट कंट्रोल जो इसका नेचर जो रहता है स्क्रोटम का रहता है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि टेस्टिकल यानी कि जो अंडकोश रहते हैं, जो अंडे शेप जैसा स्ट्रक्चर जो रहते हैं, जो कि 2 रहते हैं हर एक नॉर्मल पुरुष के अंदर, वो जो रहते हैं उसे टेस्टिकल्स कहा जाता है। उसके अंदर इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर रहता है। जो टेस्टिकल्स हैं वो स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा जो है वो हैंगिंग करते हैं, उसमें जो लटकते हुए जो रहते हैं उस स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर से ही ब्लड वेजल्स, नर्व्स जो है वो जो टेस्टिकल्स को सप्लाई किए जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है जो इसके अंदर जो वेन्स रहती हैं उससे रिलेटेड जो तकलीफ होती है, जो कि टेस्टिकल से ब्लड फ्लो जो रहता है वो वापस लेके जाने का जो काम करती है, उससे रिलेटेड जो तकलीफ है वो आज की जो रहने वाली है वेरिकोसेल। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर से वो वेन्स जो है वो जाती है, जो इसे टेस्टिकल्स को ब्लड सप्लाई और वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने का काम जो वेन्स करती है वो इसके अंदर से ही जाती है। अंदर इसके अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा डेंस कॉइल्ड शेप स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसे हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, जिसके माध्यम से ही जो स्पर्म डेवलपमेंट जो है वो टेस्टिस के अंदर होता है। टेस्टिस के जो दूसरा काम है वो है मेल सेक्स हार्मोन्स यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन जो रहता है वो डेवलप करने का भी काम जो रहता है वो टेस्टिस का रहता है। तो जो स्पर्म्स डेवलपमेंट इसके अंदर होते हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसीजर के द्वारा ही किए जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एपिडिडाइमिस एक कॉइल टाइप स्ट्रक्चर रहता है कि जो दोनों टेस्टिस के पीछे की तरफ से ऐसे अटैच रहता है और आगे की तरफ मूव वो करता है। एपिडिडाइमिस के भी 3 पार्ट रहते हैं, हेड और बॉडी और टेल। तो इसके बारे में डिटेल अगर आपको समझना है तो मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें आप डिटेल समझ सकते हैं इसके बारे में। एपिडिडाइमिस का काम क्या है कि जो स्पर्म्स टेस्टिकल्स में से बनते हैं वो 100% मैच्योर नहीं रहते हैं, तो वो यहाँ पे स्टोर होते हैं और आगे मैच्योर होते हैं। और जब इजैकुलेशन की प्रोसीजर रहती है, जब प्रक्रिया रहती है, तब वो आगे पुश करने का काम करते हैं वास डिफरेंस यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो आगे का जो पार्ट रहता है उसमें पुश करने का काम जो है वो ये करते हैं। आते हैं आज के टॉपिक पे, वो है वेरिकोसेल्स। वेरिकोसेल्स ये डिसऑर्डर्स है वेन्स का, जो कि स्क्रोटम के अंदर रहती है, मतलब जो स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा जो टेस्टिकल्स को ब्लड सप्लाई और वहां से ब्लड लेके जाने का काम जो करती हैं। तो आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं, वेन्स ब्लड कैरी फॉरवर्ड करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब होता क्या है कि इसमें जो इसका जो डायमीटर है, मतलब जो नॉर्मल जो साइज रहता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ी साइज इसकी बढ़ जाती है और जो फ्लो होता है ब्लड का वो इम्प्रॉपर हो जाता है, उसमें सूजन आ जाती है। जो वेन्स रहती है इसमें सूजन आ जाती है, एक पेन होना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से जो इस कंडीशन को जो है वो वेरिकोसेल कहा जाता है। ये वेरिकोज वेन जो आपने सुना होगा कभी कि पैरों से रिलेटेड जो एक तकलीफ रहती है, पैरों की नसों में जो सूजन आ जाती है जिसकी वजह से पैरों की साइज जो चेंज हो जाती है, तो लगभग उसके जैसा ही इसे माना जाता है, पर वो पैरों के रिलेटेड रहता है वेरिकोस वेन्स जो रहती है। और ये वेरिकोसेल्स जो है वो टेस्टिकल्स में जो वेन्स रहती है उससे रिलेटेड है। 5 में से 1 पुरुष को होने के चांसेस रहते हैं। इसमें जो सिम्टम्स है वो काफी माइल्ड रहते हैं, ना के बराबर जो सिम्टम्स है इसमें देखने को मिलते हैं। और ट्रीटमेंट की इफ नीडेड तभी ट्रीटमेंट की जरूरत रहती है, अदरवाइज थोड़ा बहुत ये डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड करता है, अदरवाइज
ट्रीटमेंट 100% इसमें जरूरत नहीं रहती है। ये फर्टिलिटी को कुछ हद तक जो है ये अफेक्ट जरूर करता है, आगे हम लोग समझेंगे। सर्जरी की जाती है कभी कभी, अगर फर्टिलिटी का इश्यूज आता है या फिर डिस्कम्फर्ट ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर सर्जरी से इसे रिपेयर जो है वो किया जाता है। ये किसी भी एज के पुरुष को जो है वो अफेक्ट करता है। ज्यादातर देखा जाए तो टीनेजर एज में ज्यादातर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये ब्लड फ्लो से रिलेटेड है। तो जब टीनेजर एज आती है तो सेक्सुअल हार्मोन्स या फिर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो टीनेजर एज में काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ना रहता है, जोश जो जिसे हम लोग कहते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि ब्लड फ्लो इसमें काफी बढ़ जाता है टेस्टोस्टेरोन डेवलपमेंट करने के लिए या फिर सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन्स डेवलप होने के कारण। तो ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से इसमें तकलीफ होने के चांसेस रहते हैं टेस्टिकल्स में। तो टीनेजर एज में देखने को परसेंटेज ज्यादा मिलता है। कॉजेज क्या है देखा जाए तो अभी तक 100% अननोन माना गया है, लेकिन ये वॉल्स जो रहते हैं वेन्स में वो अफेक्ट करता है टेस्टिकुलर वेन्स में। अब मतलब क्या है इसका, देखिए जो नीचे की तरफ जो बॉडी के जो वेन्स रहते हैं वो ब्लड को वापस कैरी फॉरवर्ड करते हैं हार्ट की तरफ। मतलब क्या करती हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में काम जो है वो करती हैं, ताकि वो जो ब्लड है वो हार्ट की तरफ लेके आए। तो उससे सपोर्ट करने के लिए जो ब्लड वापस जाता है ऊपर की तरफ, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स को सपोर्ट करने के लिए, उसके जो फोर्स को उसको अपोज करने के लिए जो वेन्स रहती हैं जो नीचे से बॉडी के नीचे के हिस्सों से ऊपर ब्लड लेके जाती हैं, उसमें कुछ एक वॉल्स रहते हैं इस तरीके से। ये मान लीजिए ये एक वेन है, इसमें कुछ ऐसे वॉल्स रहते हैं। तो ये ब्लड को वापस नीचे जाने से रोकते हैं और ये ब्लड को ऊपर ही जाके कैरी फॉरवर्ड करने में, और अगर किसी कारणवश वो अगर रुकता है तो वो होल्ड में कुछ सेकंड्स के लिए जो है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए होल्ड करने में ये वॉल्स जो है वो काम करते हैं। अब होता क्या है कि जब ये कंडीशन होती है वेरिकोसेल्स, तो ये जो वॉल्स हैं इसमें इरेगुलरिटीज आ जाती है, इसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड का जो फ्लो है, जो टेस्टिकुलर वेन्स रहती है, मतलब टेस्टिकुलर वेन्स मतलब जो वेन्स टेस्टिकल्स के यहाँ से ब्लड कैरी फॉरवर्ड करती है उसे टेस्टिकुलर वेन्स कहा जाता है। तो इसके वॉल्स में अगर कुछ तकलीफ आ जाती है तो इसकी वजह से यहाँ पे ब्लड जो है वो रुक जाता है, सूजन बढ़ जाती है, जो वेन्स की साइज बड़ी हो जाती है और एक गुच्छे जैसा जो है अपने को देखने को मिलता है। सिम्टम्स जो है वो क्या है, पेन होता है, स्वेलिंग होती है। कहाँ पे होती है, टेस्टिकल रीजन में या फिर स्क्रोटम रीजन में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो वॉर्म्स रहते हैं, छोटे छोटे वो सांपे जैसे जो कीड़े रहते हैं, इस तरीके से जो छोटे छोटे कीड़े रहते हैं छोटे छोटे, तो ऐसा एक गुच्छा जो है वो देखने को मिलता है वहां पे। बाहर से अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से गुच्छा जो है वो देखने को स्क्रोटम एरिया पे देखने को मिलता है। ज्यादातर जो है ये लेफ्ट साइड को ज्यादातर अफेक्ट करता है, ऐसा स्टडीज के हिसाब से जो है माना जाता है। और ज्यादातर जब हम राइडिंग करते हैं, साइकिल वगैरह चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो उसमें जो दर्द जो है ये काफी बढ़ जाता है। बैठ जाते हैं, थोड़ा लेट जाते हैं तो फिर ये सिम्टम थोड़े से रिकवर हो जाते हैं। इनफर्टिलिटी इससे होती है। अब इनफर्टिलिटी किस तरीके से होती है वो मैं आगे एक बार समझा लेता हूँ आपको। और लम्प्स वगैरह, कुछ गांठें वगैरह जो इसके कारण जो है वो गांठ वगैरह जो है वहां पे आ जाती हैं। ये एक, जैसे मैंने बताया कि बैग ऑफ वॉर्म, यानी कि जो गुच्छा दिखता है वॉर्म्स के जैसा, उस तरीके से देखने को ये हमें मिलता है। उस पर डायग्नोसिस जो है, डायग्नोसिस कौन करता है इसका, यूरोलॉजिस्ट जो है वो, जो इसमें ज्यादातर स्पेशलाइज रहते हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और जो यूरिनरी ऑर्गन्स रहते हैं उसमें ज्यादातर ये स्पेशलाइज रहते हैं, या फिर जो ऐसे फिजिशियंस जिनका इसमें इंटरेस्ट हो, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड जिसका इंटरेस्ट हो, वो ज्यादातर जो है वो देख सकते हैं। किस तरीके से डायग्नोसिस करते हैं, फिजिकल एग्जामिन करते हैं, टेस्टिस करते हैं, आपके सिम्टम्स जो है वो देखे जाते हैं, और अल्ट्रासोनोग्राफी टेस्ट करते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी टेस्ट क्यों की जाती है, ये कंफर्म करने के लिए कि कौन सी वेन्स को काफी ज्यादा अफेक्ट हुआ है, कितनी मात्रा में अफेक्ट हुआ है, और किस तरीके का ट्रीटमेंट जो है वो अभी देना पेशेंट को जरूरी है या फिर है भी या नहीं। कुछ ब्लड टेस्ट या फिर सीमेंट टेस्ट भी करने को कहा जाते हैं उनके कंफर्मेशन के लिए। सीमेंट टेस्ट इसलिए देखा जाता है कि कहीं इसने फर्टिलिटी को तो अफेक्ट नहीं किया, स्पर्म्स की मोटिलिटी को तो अफेक्ट नहीं किया। मोटिलिटी मतलब स्पर्म्स जो ओवा की तरफ मूव करते हैं, जो उनकी मूवमेंट रहती है, उसको तो अफेक्ट नहीं हुआ है, तो वो सीमेंट टेस्ट जो है वो पता किया जा सकता है। ट्रीटमेंट क्या है, अलग अलग तरीके से इसकी ट्रीटमेंट रहती है। पहले तो कहा जाता है कि अगर ज्यादा आपको ये परेशानी नहीं हो रही है, आपकी लाइफस्टाइल में परेशानी नहीं हो रही है, तो इसमें कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। अगर आपको फर्टिलिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, तो आपको फर्टिलिटी से कोई प्रॉब्लम है नहीं अभी फिलहाल, तो उसमें कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है।
रूटीन चेंजेस क्या आते हैं कि आप टाइट जीन्स, टाइट इनर गारमेंट जो है वो नहीं पहन सकते, उसमें आपको काफी डिस्कम्फर्ट होता है, आप प्रॉपर तरीके से ना बैठ सकते ना मूव कर सकते हैं, इसमें तकलीफ होती है। तो रूटीन चेंजेस ये आते हैं। अगर आपको पेन होता है कभी कभी तो आप आइस पैक्स जो है लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि कपड़े के साथ उसे लगाइए। डायरेक्टली आइस पैक्स वहां पे लगाने से वहां की स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट रहती है, तो वो अफेक्ट जो कर सकती है। ओटीसी मेडिसिन जो है वो कुछ दी जाती हैं, जैसे आइबुप्रोफेन हो गया, एसिटामिनोफेन जो है वो दिए जाते हैं, ताकि जो पेन है वो कुछ समय के लिए आपको जो पेन से रिलीफ मिल जाए। प्रिवेंशन, कोई इसी प्रकार का प्रिवेंशन इसमें आप कर नहीं सकते, क्योंकि इसका कॉज जो है वो अभी तक अननोन विषय माना गया है, तो उस पर आप प्रिवेंट किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसकी जो ट्रीटमेंट है, कभी कभी सर्जरी की जाती है। ट्रीटमेंट जो है तो सर्जरी इसलिए की जाती है कि ताकि जो वेन्स रहती है, जो वेन अफेक्ट होती है, उसे एक क्लिप लगा दिया जाता है या फिर उसमें रोक दिया जाता है कि उसमें आगे जो है ब्लड जो है फ्लो ना हो, उसे वेन्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। उससे क्या हो जाता है कि जो वेन्स की वजह से जो तकलीफ हो रही है वो तकलीफ आपको नहीं होती है। और ये जो प्रोसीजर रहती है ये आउट पेशेंट प्रोसीजर रहती है। मतलब क्या, आप 2-4 घंटे के अंदर ही आप हॉस्पिटल से रिलीफ आपको मिल जाता है। 3-4 दिन में आप अपनी रूटीन एक्टिविटी, एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना, ये करना जो है आप इजीली कर सकते हैं। और सेक्सुअल एक्टिविटी जो है 2-3 हफ्ते के बाद ही आप परफॉर्म कर सकते हैं। और सर्जरी से ये एक माना गया है कि ये 40 to 50% लोगों में इन्होंने फर्टिलिटी इंप्रूव किया है, इसलिए कई लोग सर्जरी करवाना इसमें वेरिकोस सेल में प्रिफर करते हैं। मान लीजिए अगर 100 लोगों को हुआ है और 100 के 100 लोगों ने सर्जरी करवाया है, तो उसमें फर्टिलिटी 50 लोगों में इंप्रूवमेंट हुई है। तो एक एवरेज जो देखा गया है कि 50% लोगों में फर्टिलिटी इंप्रूवमेंट हुआ है आफ्टर सर्जरी। अब फर्टिलिटी को किस तरीके से अफेक्ट करता है, तो सिंपल आंसर है कि क्या वेरिकोस सेल फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है, तो हाँ, कुछ अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो वो फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। लेकिन किस तरीके से करता है ये भी एक्सपर्ट आज तक 100% प्रूव नहीं कर पाए हैं। उनका कुछ चीजों का मानना है। कैसे मानना है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है इंट्रोडक्शन में कि स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस जो जहां पे स्पर्म डेवलपमेंट होता है, उसे बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री टेम्परेचर कम लगता है स्पर्म डेवलपमेंट के लिए। उसका एक क्लाइमेट जो है उसे चाहिए रहता है स्पर्म को। अब वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ब्लड काफी समय तक रुकता है क्योंकि वेन्स से वापस नहीं जा पाता है, या फिर वहां पे मात्रा जो है ब्लड की बढ़ जाती है। अब ब्लड जाना मतलब क्या होता है, वहां पे टेम्परेचर का बढ़ना, क्योंकि ब्लड जो रहता है वो गर्म रहता है ह्यूमन बॉडी का। तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ जाना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो स्पर्म डेवलपमेंट के लिए टेम्परेचर कम चाहिए वो तो बढ़ गया है वहां पे ब्लड की वजह से। तो वो क्या करता है, स्पर्म्स की जो डेवलपमेंट है उसे अफेक्ट करता है, उसकी डेवलपमेंट को, उसकी मोटिलिटी को जो है वो अफेक्ट करता है। ये एक वन ऑफ द रीजन माना गया है कि जिसकी वजह से स्पर्म्स काउंट कम हो जाते हैं, या फिर स्पर्म्स की मोटिलिटी जो है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से ये फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। तो ये एक रीजन जो है माना गया है कि इसकी वजह से जो है वेरिकोस सेल में फर्टिलिटी को अफेक्ट होता है। तो ये जैसे मैंने आपको बताया था कि इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो कुछ मात्रा में हम देखते हैं, कुछ परसेंटेज जो है इसका देखने को मिलता है, जो कि सर्जरी से इंप्रूव किया जा सकता है। अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है आपको सर्जरी करवाने की, लेकिन फिर भी जो भी आपकी कंडीशंस हैं वो डॉक्टर के साथ एग्जामाइन कीजिए। आपको तकलीफ है तो आप उनके साथ शेयर कीजिए, पूरा खुल के बताइए, तो अच्छे से वो आपकी ट्रीटमेंट जो है वो कर सकते हैं और आपको जो एक इम्प्रूवमेंट अच्छा सा मिल सकता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।